हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। आज है 2 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जनवरी 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर लेना और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं और रोजाना की तरह पहले कल के दिन का हम लोग रिविजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। 14 फरवरी 2024 को पीएम मोदी जी ने अभी हाल में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने की घोषणा की है। तो ये 14 फरवरी को जाएंगे UAE और वहाँ पर अबू धाबी में इस BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और अभी हाल ही में श्रीलंका में भारतीय तमिलों के योगदान का सम्मान करते हुए डाक टिकट जारी किया है JP नड्डा ने। ये BJP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के भीतर रैंकों के नाम बदलने की घोषणा की हुई है। इसके अलावा टाटा पावर ने राजस्थान में राज्य की ट्रांसमिशन परियोजना की बोली जीत ली है। झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन में अर्हता आयु जो है वो घटा करके 50 साल कर दिया है। पहले 60 साल के बाद पेंशन मिला करती थी। केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार $100 बिलियन की संपत्ति वाली पहली विमेन बन गई हैं बेटनकॉट मेयर्स। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़वें लाभार्थी हैं दोस्तों मीरा माझी, और अभी हाल ही में पीएम मोदी जी इनके घर पर जाकर मुलाकात किए थे। अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत इस्पात उद्योग यानी स्टील के प्रोडक्शन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कल। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ MJT ऐप पर महा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और आज लास्ट दिन है, आखिरी मौका है 80% का डिस्काउंट उठाने का फ़ायदा। वीडियो कोर्सेज हो या ई बुक्स है, इन सब का आज ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो। देखो ई बुक्स ना 4 रुपये में हुई है, मतलब सोचो आप 20 रुपये में अगर डिस्काउंट लगाओगे 80% का तो 4 रुपये में हुई है। अब क्या होता है कि जब डिस्काउंट दिया जाता है तो ये बड़े बड़े कोर्सेज वगैरह को ध्यान में रख कर दिया जाता है जिसके दाम ज़्यादा रहते हैं। तो ये डिस्काउंट ध्यान में रख कर दिया जाता है कि वो कम दाम में आ जाए, जिससे जो स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एक मौका मिल जाए, वो ले लें। लेकिन अब इसी के चक्कर में क्योंकि अप्लाई सब पर होता है तो सारे ई बुक्स वगैरह का भी दाम कम हो जाता है। तो ऐसे में ये बहुत कम दाम में हो गया है, आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए, नहीं तो इस बार दाम बढ़ने भी वाला है ई बुक का। यानी कि इसके बाद जब ये 20 होगा ना, उसके बाद भी प्राइस बढ़ेगी ई बुक की। तो ई बुक तो सबसे पहले जा करके लेना आप। दूसरी बात, अगर इनमें से कोई बैच ऐसा है जिनको आप परचेज करना चाहते हो, जो लगता है कि आपके लिए सुटेबल है, सबकी डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं, आप जा करके MJT ऐप पर देख सकते हो। जा करके डेमो क्लास लो और जो भी बैच आपको लगता है कि इसको लेना चाहिए, इससे पढ़ाई करनी चाहिए, आप जा करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राजकीय गीत घोषित किया? तो नाम से ही स्पष्ट है, बांग्लार माटी बांग्लार जल कहाँ का हो सकता है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल इस नाम के गीत को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। ये गीत आज का नहीं है, ये गीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया हुआ था। तो ये उन्हीं का गीत है और उनके गीत को स्टेट सॉन्ग के रूप में घोषित किया गया है। द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नोटिफाइज पहला बैसाख एज ए स्टेट डे। एक चीज़ और हुआ है, जो पहला बैसाख है, पहला बैसाख मतलब बैसाख का पहला दिन, जो आप सब हम लोग जब नववर्ष मनाए, पहला बैसाख था और पहला बैसाख को घोषित कर दिया गया पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसे बांग्ला दिवस के रूप में जाना जाएगा। और यहाँ पर ये राज्य गीत है, यानी राजकीय दिवस और राजकीय गीत दोनों की घोषणा हुई है। तो फिलहाल ये जो बांग्लार माटी बांग्लार जल होगा, इसको 1 मिनट और 59 सेकंड में गाना होगा। जैसे होता ना, जैसे अपना क्या है, अपना वाला जो राष्ट्रगान है वो कितने सेकंड में हम लोग गाते हैं? 52 सेकंड में, 52 सेकंड में गाते हैं ना। ऐसे ही ये 1 मिनट 59 सेकंड में गाना होगा, बांग्लार माटी बांग्लार जल। ठीक है, एक चीज़ और, बंगाल सरकार ने नववर्ष का पहला बैसाख को बांग्ला दिवस घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल की CM कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि इनको गुरुवर की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। आगे, हाल ही में इसरो ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आई, इसरो बन गया दोस्तों दुनिया का सिर्फ और सिर्फ दूसरा देश जिसने इस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कौन से प्रकार की, अभी आगे बताता हूँ। फिलहाल इसरो ने अभी जो लॉन्च किया है उसका नाम है एक्सपोसैट।
एक्सपोसैट वो सैटेलाइट है, यहाँ पर देखो, एक्सरो टू लॉन्च एक्सपोसैट एंड 10 अदर पायलट्स ऑन जनवरी 1। एक्सपो सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा और रेडिएशन, इन सब का जा कर के स्टडी करेगा अंतरिक्ष में। तो रेडिएशन की स्टडी करने वाला एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये इस प्रकार की सैटेलाइट जो है ना, कोई और देश नासा के अलावा या कहें कि अमेरिका के अलावा अगर देखा जाए तो कोई और देश इसे नहीं लॉन्च किया था अभी तक। तो केवल और केवल नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इन दोनों ने ही लॉन्च किया है। सैटेलाइट का नाम है एक्सपोसैट, इसे लॉन्च किया गया है PSLV C58 से। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैंने आपको बताया है अपने पास जो रॉकेट हैं वो कौन कौन से हैं, GSLV है, PSLV का सीरीज़ है, इसके अलावा SSLV का है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये कम दूरी के लिए, कम ऑर्बिट के लिए लॉन्च करना होता है तो इसे लॉन्च करते हैं। अगर हमें पोलर में कुछ लॉन्च करना होता है, पोलरली इस प्रकार से, तब हमें ये PSLV का यूज करना होता है। और जब हमें कम्युनिकेशन जैसे सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं बहुत ऊपर सैटेलाइट में कक्षा में, तब GSLV का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए, तो ये इसमें पोलिक्स और एक्सपोपैट जैसे कुल 10 पेलोड साथ में भेजे गए हैं। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त के दिन हुई थी 1969 में। इसके अध्यक्ष कौन हैं? S सोमनाथ जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? आगे, हाल ही में किस देश की सरकार ने गोल्डी बरार को आतंकी घोषित किया है? तो देखो, भारत सरकार जो है ना, ये मिशन मोड में लग गई है, खास करके कनाडा के आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित करने में। लगातार आप देख रहे हो UAPA लगाया जा रहा है। यहाँ पर गोल्डी बरार जो हैं, इनको भी अब ले लिया गया है लपेटे में। गोल्डी बरार आपने नाम जरूर सुना होगा, ये वही बंदा है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिम्मेदारी ली थी और फेसबुक पर पोस्ट करके बताया था कि हमारे ही गैंग ने, लॉरेंस बिश्नोई और हमारे गैंग ने मिलकर के ये किया है, मतलब ये लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंग का ही है। तो इसने बताया था कि हम लोगों ने ही मिलकर के मरवाया है। इसके अलावा इसके ऊपर पंजाब में और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, ऐसे आतंकवादी गतिविधियां करवाने का आरोप है। इसको लेकर के यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस पर UAPA के तहत इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। वर्तमान में ये कनाडा में रह रहा है और कनाडा में आप जानते हो बहुत सारे ऐसे लोग जा कर के शरण पाए हुए हैं। तो इसका नाम है सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो UAPA जिसकी चर्चा हम लोग लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से कर रहे हैं, इसके तहत ही इसको भी यहाँ पर घोषित किया गया है आतंकवादी। UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अच्छा, गोल्डी बराड़ जो है ना, ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा हुआ है, जो खालिस्तानी एक संगठन है। अभी तक पिछले दिनों में कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन से संगठन हैं जिनको UAPA के तहत शामिल किया गया है? तो देखो, गृह मंत्रालय ने UAPA 1967 के तहत अभी हाल फिलहाल में द रेजिस्टेंस फ्रंट को, जिसे TRF कहते हैं, इसे मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को, लखबीर सिंह लांडा को, गोल्डी बराड़ को, और अभी कल एक और न्यूज़ निकल करके आई तहरीक हुर्रियत, इसको भी शामिल किया है। अब इसको अलग से क्वेश्चन नहीं लेंगे, इसको यहीं पर ध्यान ले लो। इन सब का तो क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको बताया है समय समय पर, लेकिन तहरीक हुर्रियत और गोल्डी बराड़ को कल ही शामिल किया गया है, तो इन दोनों को ध्यान रखना। तो ये सभी अभी हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं, जो व्यक्ति और संगठन हैं, इनको UAPA के तहत रखा गया है। अब इस UAPA लगाने का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि मान लिया जाएगा कि तुम आतंकवादी हो, तुम यहाँ दिखोगे तो तुमको आतंकवादी समझ करके शूट एंड साइट भी किया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े मतलब जो भी आतंकवादियों के लिए जो भी एक्शन लिया जा सकता है गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, वो तुम्हारे खिलाफ लिया जाएगा। ये मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए अगला, कांगो के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों, कांगो गणराज्य में एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं फेलिक्स त्शेदेक्सी। तो फेलिक्स त्शेदेक्सी जो हैं, ये दूसरी बार जीते हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर चुनाव हुआ कांगो गणराज्य में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, और ये अगर अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो यहाँ पर अभी चुनाव हुआ और 74% वोट के साथ एक बार फिर से ये जो है बन गए हैं नए राष्ट्रपति। अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है ये अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इसकी राजधानी किसांसा होती है और मुद्रा है कंगोलेस फ्रैंक। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखना चाहोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, जो कि एशिया में है। इसके इधर आओगे आप तो ये रहेगा, आपको दिख जाएगा अफ्रीका।
ये अफ्रीका महाद्वीप है जिसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये आपको दिख रही है भूमध्य रेखा, ऊपर यहाँ पर कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, तो वो भी यहाँ पर कट रही है। इसके अलावा यहाँ से नीचे से आपको मकर रेखा दिखेगी, मकर रेखा भी यहाँ से होकर जाती है साउथ अफ्रीका से। तो ये इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। एक चीज़ अंध महाद्वीप कहा जाता है, दूसरी भी चीज़ याद रखना। यहाँ पर जो आपको DRC नाम से एक देश दिख रहा है ना, यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसी का नाम है। तो ये देश है, इसी के राष्ट्रपति भी नियुक्त किए गए हैं। अल्जीरिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है DRC, ठीक है ना, कांगो गणराज्य। आगे, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में ICJS के उपयोग में टॉप पर रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सिस्टम दोस्तों अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत होता ये है कि जितनी भी पुलिस ने FIR वगैरह दर्ज की रही होती हैं, या फिर जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हुए होते हैं एप्लीकेशंस वगैरह के, इन सब का ये लोग एक PDF फाइल बना करके इस पोर्टल पर अपलोड करते हैं, और उनको जो वकील हैं, जज हैं, ये सब लोग यूज करते हैं न्यायालय में न्यायिक सुनवाई वगैरह में। तो वो एक उनके पास डॉक्यूमेंट्स रहता है और एक पारदर्शिता रहती है, एक ऑथेंटिक डाटा रहता है ना। तो वो ये चीज़ शुरू की गई थी, काफ़ी ज़्यादा इस पर मीटिंग हुई थी, समिति का गठन किया गया था, उनके बाद ये डिसीजन आया था। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस करके ये अपलोड होता है सिस्टम। तो इसका जो है तीसरी बार लगातार यूपी टॉप पर रहा है। मतलब ये रिपोर्ट कौन कौन से राज्य किस प्रकार से परस्पर अपलोड कर रहे हैं कि नहीं अपलोड कर रहे हैं, इस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा था, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? ICT को लागू किया गया था, ये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत तैयार करके लॉन्च किया जाता है। तो कोई भी FIR हो, केस डायरी हो, आरोप पत्र हो, इन सबको PDF के रूप में पुलिस जो है ये अदालतों के लिए अपलोड करती है। ओके, तो इसमें उत्तर प्रदेश है टॉप पर। अच्छा, एक ऐसे ही क्रिमिनल जस्टिस रिपोर्ट आती है। क्रिमिनल जस्टिस रिपोर्ट के मामले में, जस्टिस डिलीवरी के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो वो रहा था अभी कर्नाटका। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको याद दिला दूं, MJT ऐप पर ऑफर का आप फायदा उठा सकते हो। 80% का डिस्काउंट चल रहा है। SSC का बैच हो या GS का खाता 3.0, इनमें से कोई सभी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज भी बैच अवेलेबल है MJT ऐप पर, तो आप जाकर के एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया? तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव दोस्तों बनाए गए हैं सुधांश पंत। राजस्थान के, देखो राजस्थान के ये मुख्य सचिव हैं सुधांश पंत। मुख्य सचिव क्या होता है? मुख्य सचिव ना मुख्यमंत्री का एक मुख्य सलाहकार होता है। राज्य से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े मामले होते हैं सबके लिए सबसे मेन एडवाइज़र यही होता है, मुख्य सचिव जो होता है राज्य का, है ना। हालांकि केंद्र में तो मुख्य सचिव अलग पद है और मुख्य सलाहकार अलग पद है, लेकिन यहाँ पर यही दोनों देखते हैं। वरिष्ठ लेवल का एक IAS अधिकारी होता है, IAS रैंक का। तो यहाँ पर सुधांश पंत जी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ में ये राजस्थान माइंस एंड मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का भी पद पा गए हैं। ये इसका भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। किसकी जगह पर आए हैं? उषा शर्मा जी की जगह पर आए हैं, जो अभी रिटायर हुई हैं। आप जानते हो वहाँ पर सरकार चेंज हुई है। जब सरकार चेंज होती है तो कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो उसको अपने अकॉर्डिंग सलाहकार चाहिए होता है, उसकी विचारधारा वाला चाहिए होता है, और उसकी जो सब कुछ जानते ही हो आप सबकी पिछली सरकार वाला जो सचिव रहेगा वो चिट्ठा भी खोल देगा, है ना। तो ये भी बात है। तो उषा शर्मा की जगह पे अब आ गए हैं सुधांश पंत। चलिए, तो राज्य प्रशासन संबंधित सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। अगर राजस्थान के पहले मुख्य सचिव की बात करें तो वे के राधाकृष्णन थे, और राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव की बात करें तो वो कुशल सिंह थी। ओके, राजस्थान के नए CM कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा, ये नए अभी मुख्यमंत्री बने हैं, BJP पार्टी से हैं, ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पर ले आकर के टिक कर दो। आगे, हाल ही में सागर परिक्रमा का 10वां संस्करण कहाँ से शुरू हुआ? तो सागर परिक्रमा का 10वां संस्करण दोस्तों अभी कोच्चि से नहीं, चेन्नई से शुरू हुआ है। चेन्नई तमिलनाडु से शुरू हुआ है सागर परिक्रमा का 10वां संस्करण। सागर परिक्रमा क्या है? सागर परिक्रमा के तहत होता यह है ना कि जितने भी भारत के राज्य के जो तटीय राज्य हैं
उन तटीय राज्यों की परिक्रमा की जाती है। आप देखते हो जैसे कि ये अपना प्यारा भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, तो इसमें आपको यहाँ से दिखेगा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, कर्नाटक, फिर उसके बाद केरल, इधर तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही टोटल 9 तटीय राज्य हैं भारत के। तो यहाँ पर सागर परिक्रमा के तहत ऐसे ऐसे परिक्रमा की जाती है ना। तो कभी कभी यहाँ से शुरू होता है, कभी यहाँ शुरू हो गया, कभी यहाँ शुरू हो गया, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तो इस बार वाला चेन्नई से शुरू हुआ है, तो ये सागर परिक्रमा करेगा इस तरफ, ठीक है ना। तो सागर परिक्रमा के तहत अभी इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये होता है कि जा कर के मछुआरों को थोड़ा सा अवेयर करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, मछुआरों को जागरूक करना कि भाई आप लोग मछली जो है पकड़ो, हम लोग हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपको कुछ होने नहीं देंगे। कभी कभी क्या होता है अटैक वगैरह या लूटपाट वगैरह की घटनाएं होती हैं। तो ये सब सिक्योरिटी प्रदान करना, क्योंकि मत्स्य पालन या कहें कि मछली को निकालना समुद्र से एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा व्यापार है। यहाँ पर इसका बहुत बड़ी जो आबादी है वो कंज्यूम करती है मछलियों को, फिश को, है ना। तो इसलिए यहाँ पर सागर परिक्रमा किया जाता है। तो इसका फेज 10 जो है ये अभी शुरू हुआ है। क्लियर? 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक ये चलेगा। अभी केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला जी, जो कि मत्स्य पालन उद्योग के मंत्री हैं, और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, इन दोनों ने मिलकर के इसे लॉन्च किया है। तो इस बार वाला जो होगा ये चेन्नई, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों पर होगा। पहले चरण की यात्रा देखिए, जब शुरुआत हुआ था पहला चरण, अभी तो ये 10वां चरण है। पहला चरण जब हुआ था वो 5 मार्च 2022 को हुआ था। गुजरात के मांडवी में शुरू हुआ था और पोरबंदर तक चला था, है ना। तो ये पहला वाला पूछा जा सकता है। अच्छा, क्या एक वर्ष में एक ही बार होता है? नहीं। आप देखो 2022 में पहला बार हुआ था 5 मार्च को, उसके बाद अभी देखो 2023 अंत हुआ और 2024 शुरू हुआ, तब तक ये 10 बार हो गया, है ना। तो अभी ये होता रहता है लगातार अक्सर। आगे, FIH हॉकी 5S विश्व का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विश्व कप, है ना। तो FIH हॉकी 5S विश्व कप जो है इसका पहला संस्करण मस्कट, ओमान में होने जा रहा है। मस्कट, ओमान, ये दावेदारी जीत चुका है मेज़बानी। कहा जा रहा था कि मतलब भारत और इसमें टक्कर थी, हो सकता था भारत पाता मेज़बानी, लेकिन पा गया मस्कट, ओमान। तो FIH हॉकी 5S विश्व कप है, इसका पहला संस्करण होने जा रहा है ओमान में, मस्कट में 2024 में। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा 24 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक। 24 से 27 जनवरी तक तो महिलाओं के लिए होगा विश्व कप, और 28 जनवरी से 31 जनवरी तक पुरुषों के लिए होगा विश्व कप। कहाँ पर? मस्कट, ओमान में। ओमान की राजधानी है मस्कट। पुरुष महिला दोनों की होगा। अच्छा, ये 5S का क्या मतलब होता है? 5S का मतलब होता है कि 5-5 खिलाड़ी ही रहते हैं एक टीम में। तो हॉकी 5S प्रति टीम 5 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। भारतीय महिला टीम की कप्तान है रजनी एतिमारुपु, गोलकीपर जो कि हैं, और भारतीय पुरुष टीम की कप्तान है सिमरनजीत सिंह। ओके, आगे। हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 महिला एकल का खिताब जीता? तो अभी स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में जीत लिया है अनाहत सिंह ने अंडर 19 के महिला एकल का खिताब। ये हैं अनाहत सिंह, बहुत ही कम उम्र है, अब तो लगभग 17 की पहुंच गई हैं, 16 की। ये जब 14 वर्ष की थी तब ये गई थी कॉमनवेल्थ खेलने, और ये कॉमनवेल्थ में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी अनाहत सिंह, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। उसमें ये हिस्सा लेने वाली भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की थी। फिलहाल अभी स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन चैंपियनशिप हुआ, उसमें इन्होंने महिलाओं के अंडर 19 में जीत लिया है खिताब। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था, इन्होंने रॉबिन मैकअल्पाइन को हराया हुआ है। इनके बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र की ये बनी थी। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता इन्होंने। ब्रिटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप में अंडर 15 में इन्होंने जीता है स्वर्ण। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 में इन्होंने जीता है स्वर्ण। मतलब कि ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। क्लियर है? तो ये थे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि अभी देख रहे हो आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे विभाग जो हैं छुट्टी पे हैं, तो इस वजह से 2 दिन से मैं 9 क्वेश्चन बता रहा हूँ। वैसे मैं जनरली टॉप 10 ही क्वेश्चन बताता हूँ, बताने को तो मैं 15 बता सकता हूँ, लेकिन फालतू का फर्जी का क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं है। वही पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आ सकता है ना, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल तो है नहीं, ये है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग जो है इसको इस्तेमाल कीजिए।
और PDF जो है वो टेलीग्राम पर भी भेजी जानी शुरू हो गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल जरूर डाउनलोड करो, ज्वाइन करो। MJT एजुकेशन जा करके सर्च करना है, टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन हो लेना है, ठीक है ना। चलिए, और बुक भी अपनी आई है, बुक ऑर्डर करना चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता, तो इसको डॉक्टर सालिगा भटनागर ने जीता था, केतकी राउत नहीं। केतकी राउत ने तो मिस महाराष्ट्र जीता था, है ना। मिस महाराष्ट्र जो है ये केतकी राउत ने जीता था और डॉक्टर सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र जीता था। 1 जनवरी 2024 को कितने नए देश ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करेंगे, तो 5 देश अब शामिल करेंगे, क्योंकि अर्जेंटीना जो है वो शामिल होने से मना कर दिया है। तो 5 देशों में कौन कौन से हैं, तो आप शुरू करो। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में आप जानोगे कि अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट है, मिस्र शामिल होगा और इथियोपिया शामिल होगा। इसके बाद आप आ जाओगे एशिया महाद्वीप, खास करके मध्य एशिया में या अरब कंट्रीज़ कहें तो उसमें सऊदी अरब शामिल होगा, UAE शामिल होगा और इधर ईरान शामिल होगा। तो ये 5 देश शामिल होंगे। जब मैं ऐसे बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये मैप होना चाहिए, वहाँ पर मैं नोटिस करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी 5 देश पहले से ही थे, तो टोटल 10 देश हो जाएंगे। आज आपको क्या बताना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया, ये बताइए कमेंट करके। साथ ही साथ वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी क्विज पाइए आप MJT ऐप पर, PDF आपको टेलीग्राम और MJT ऐप दोनों जगह पर भेज जा रहे हैं, इनका आप उपयोग कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।